दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक जज साहब के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आखिर क्या हुआ था उनके साथ? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। कानपुर शहर के कोर्ट में एक जज साहब की नियुक्ति होती है और वह अपने कार्यभार को बड़ी ईमानदारी और मेहनत से निभा रहे थे। वह अपने परिवार के साथ सरकारी आवास में रहते थे और वहीं से रोज़ सुबह सुबह उनका कोर्ट जाना और शाम को वापस लौटना होता था। घर में उनकी पत्नी और 2 बच्चे थे। एक दिन अचानक से शाम को एक शादी का निमंत्रण जज साहब के घर पर आता है और उस शादी में जाने के लिए उन्हें ज़रूर जाना था। उनकी पत्नी जज साहब से कहती है, आज शाम को शादी में जाना है और आपको जल्दी वापस लौटना है। जज साहब कहते हैं, ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं अपना काम ख़त्म करके जल्दी वापस आ जाऊंगा और फिर हम सब लोग साथ में शादी में जाएंगे। तय हुआ कि वे जल्दी लौटेंगे। बातों का फैसला हो चुका था। फिर जज साहब अपने डेली रूटीन की तरह अपनी गाड़ी में बैठते हैं। उनका ड्राइवर गाड़ी चलाता है और वह सीधे कोर्ट पहुंचते हैं। कोर्ट रूम में जाकर वह दिन भर अपने मामलों पर काम करते हैं और धीरे धीरे शाम का समय हो जाता है। जैसे ही छुट्टी का समय आता है, जज साहब अपने ड्राइवर से कहते हैं, गाड़ी लगाओ, और फिर वह कोर्ट रूम से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठ जाते हैं और ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए बोल दिया था। अब ड्राइवर जैसे ही गाड़ी चलाता है तो थोड़ी देर बाद गाड़ी अचानक रुक जाती है और बंद पड़ जाती है। इसके बाद जज साहब ड्राइवर से पूछते हैं, क्या हुआ गाड़ी में और किस वजह से गाड़ी बंद हो गई? तो ड्राइवर जवाब देता है, पता नहीं साहब, क्या हुआ। इसके बाद ड्राइवर गाड़ी से उतरकर चेक करने लगता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि गाड़ी बंद क्यों हुई। जज साहब फिर कहते हैं, भाई मुझे जल्दी जाना है, इस गाड़ी को जल्दी ठीक करो या फिर किसी और की गाड़ी ले लो और मुझे घर छोड़ दो। इसके बाद ड्राइवर कोर्ट के पास एक कर्मचारी से उसकी गाड़ी मांगता है जो कोर्ट रूम में काम करता था और जिसके पास गाड़ी थी। वह जाकर उस व्यक्ति से कहता है, जज साहब की गाड़ी ख़राब हो गई है और उन्हें जल्दी कहीं जाना है, तो क्या आपकी गाड़ी मिल सकती है? मैं उन्हें घर छोड़ने के बाद आपकी गाड़ी यहीं लाकर दे दूँगा। वह व्यक्ति सहमति दे देता है और अपनी गाड़ी की चाबी ड्राइवर को दे देता है। फिर ड्राइवर जज साहब की गाड़ी वहीं छोड़कर उस व्यक्ति की गाड़ी में बैठकर जज साहब को लेकर चल पड़ता है। कोर्ट रूम से जज साहब का आवास लगभग 4 किलोमीटर दूर था। जैसे ही वह आधा रास्ता तय करते हैं, अचानक एक पुलिस नाका आता है। यह वही नाका था जिससे जज साहब रोज़ गुजरते थे और कभी कोई परेशानी नहीं होती थी क्योंकि उनकी पर्सनल गाड़ी होती थी। लेकिन आज वह दूसरी गाड़ी में थे और जैसे ही जज साहब उस नाके को क्रॉस करने वाले थे, पुलिस वाले अचानक आकर उन्हें रोक लेते हैं। रोकने के बाद वे ड्राइवर से गाड़ी के कागजात मांगने लगते हैं। अब जज साहब जब देखते हैं कि गाड़ी को पुलिस वाले रोक रहे हैं, तो वे ड्राइवर से कहते हैं, चलो देखते हैं क्या करते हैं, गाड़ी को रोक लो, लेकिन इन्हें यह मत बताना कि मैं जज साहब हूँ। इसके बाद पुलिस वाले ड्राइवर से गाड़ी के कागज़ मांगते हैं। ड्राइवर कहता है, साहब कागज़ पूरे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ़िलहाल कागज़ घर पर है, यहाँ गाड़ी में नहीं है। दरअसल यह बात जज साहब ने पहले ही कह दी थी कि कागज़ मत दिखाना, और फिर देखते हैं कि पुलिस क्या करती है। पुलिस वाले उसे धमकाते हुए कहते हैं, ऐसा नहीं चलेगा, अगर ऐसी बात है तो आपकी गाड़ी को हमें ज़ब्त करना पड़ेगा। यह सुनकर ड्राइवर कहता है, अरे साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, हम कोई चोर चक्के नहीं हैं, हमें जल्दी एक शादी में जाना है, इसलिए जल्दी है। आप मेरा नंबर ले लीजिए, मैं कल आकर सारे कागज़ दिखा दूंगा, फिर कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन पुलिस वाले इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते। तभी जज साहब गाड़ी की खिड़की खोलते हैं और गाड़ी से उतरते हैं। जज साहब अच्छे कपड़े पहने होते हैं और पुलिस वाले जो गाड़ी को रोक कर खड़े थे, वह उनसे सर सर कहकर बात करने लगते हैं। क्योंकि उनके पास कोई पर्सनल ड्रेस नहीं थी जिससे वे जज साहब को पहचान सके। जज साहब मुस्कुराते हुए पुलिस वाले से पूछते हैं, क्या तुम नए नए यहाँ पोस्ट हुए हो? यह सुनकर पुलिस वाला थोड़ा गुस्से में आकर कहता है, साहब आप क्या कहना चाहते हो? मैं तो यहाँ 4 साल से काम कर रहा हूँ और आपने मुझे यह क्यों पूछा? जज साहब फिर कहते हैं, भाई मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर तुम 4 साल से यहाँ काम कर रहे हो तो क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? यह सुनकर पुलिस वाला थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता है। जज साहब अपनी गाड़ी में बैठे हुए सोचते हैं और सोचने लगते हैं, ये जो पुलिस वाले उन्हें रोक रहे हैं, कहीं ये कोई बड़े अधिकारी तो नहीं है जिनसे वह अनजान हैं। तभी वह एक पुलिस वाला उनसे कहता है, साहब आप कौन हैं? मुझे तो आप नहीं दिखे कभी।
जज साहब मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, मैं यहाँ के फलाने कोर्ट का जज हूँ और हाँ, मैं इस रूट से रोज़ आता जाता हूँ। अगर मेरी गाड़ी हमेशा साथ होती तो आप मुझे कभी नहीं रोकते। आज अचानक मुझे जल्दी थी और मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए किसी और की गाड़ी ले आया हूँ। और अब आप मुझे इस तरह रोककर किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं और इस तरह से उल्टी बात कर रहे हैं और ऊपर से जुर्माना भी मांग रहे हैं। जज साहब की बात सुनकर पुलिस वाले घबराते हुए सोचते हैं कि ये तो कोर्ट के जज हैं, इनसे कुछ भी गलत हो सकता है और इनसे ही पैसे मांगने का क्या अंजाम होगा। दरअसल पुलिस वालों ने बिना चालान किए जज साहब से पैसे की डिमांड की थी ताकि वह उन्हें जाने दे। जज साहब उन्हें समझाते हुए कहते हैं, तुम हम लोगों से ऐसा व्यवहार कर सकते हो तो आम आदमी से तो कितना बुरा व्यवहार करते होंगे। पुलिस वाले घबरा कर हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं, सर ऐसी बात नहीं है, हम जो भी पैसा वसूल करते हैं उसे ऊपर तक भेजना पड़ता है और सबको उसका हिस्सा देना पड़ता है। जज साहब उनकी बात सुनने के बाद कहते हैं, ठीक है, अब मैं इस बात पर विचार करूँगा, लेकिन अभी मुझे कहीं ज़रूरी काम है, आप लोग मुझे जाने दीजिए। इसके बाद जज साहब गाड़ी में बैठकर सीधे अपने आवास की ओर रवाना हो जाते हैं। जज साहब अपने आवास पर पहुंचने के बाद ड्राइवर गाड़ी को वापस ले आता है और उसे पार्क करने के बाद उस व्यक्ति को सौंप देता है। फिर ड्राइवर गाड़ी को मैकेनिक के पास ले जाता है और वहां जज साहब की कार को ठीक कराकर वापस जज साहब के पास पहुंचता है। अब जज साहब को उस फंक्शन के लिए ले जाने की तैयारी की जाती है। जज साहब का पूरा परिवार उस फंक्शन के लिए तैयार हो चुका था और सभी लोग गाड़ी में बैठकर फंक्शन को अटेंड करने के लिए निकल पड़ते हैं। वहां जाकर सभी ने शानदार तरीके से फंक्शन का आनंद लिया। कार्यक्रम के बाद जज साहब अपने परिवार के साथ घर वापस लौट आते हैं। रात को जब जज साहब बिस्तर पर आराम कर रहे थे तो उनके मन में उन पुलिस वालों के बारे में बहुत सी बातें घूम रही थी, जिन्होंने आज उनकी गाड़ी रोकी थी और उनसे 5,000 की डिमांड की थी। वह सोच रहे थे कि ऐसे पुलिस वाले कितनी बार आम लोगों से भी इस तरह का व्यवहार करते होंगे। जज साहब सोचते हुए मन ही मन यह तय कर रहे थे कि अगर पुलिस वाले इस तरह से वसूली कर रहे हैं तो यह तय करना ज़रूरी है कि आखिर यह पैसे जाते कहाँ हैं। वह सोच रहे थे कि कोर्ट में तो इतना पैसा नहीं आता, तो फिर वह पैसा कहाँ जाता है और कौन कौन इसमें शामिल है। इन सवालों का हल ढूंढते हुए रात भर में उन्होंने फैसला कर लिया कि सुबह होते ही सबसे पहले एसपी साहब से बात करेंगे और उन्हें सारी जानकारी देंगे। अगले दिन सुबह जज साहब जल्दी उठते हैं, अपने रोज़मर्रा के कामों को निपटाते हैं और फिर तुरंत अपना फ़ोन निकालकर एसपी साहब को मीटिंग के लिए बुलाते हैं। एसपी साहब के निर्देशानुसार वह जज साहब के आवास पर मीटिंग के लिए पहुंचते हैं। मीटिंग के दौरान जज साहब उन्हें पूरी बात बताते हैं। वे कहते हैं कि कल पुलिस वालों ने उनसे 5,000 रुपये की डिमांड की थी और यह भी कहा था कि इसमें सभी का हिस्सा होता है, यानी वह अकेले इसमें शामिल नहीं था। यह सुनकर एसपी साहब हैरान हो जाते हैं। एसपी साहब इस मामले की गहराई तक जाने की ठानते हैं और जज साहब को आश्वासन देते हैं कि जो भी इसमें शामिल होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इसके लिए उन्हें पुख्ता सबूत की ज़रूरत होगी और उस पर काम करने के लिए उन्हें पहले सबूत जुटाने होंगे। एसपी साहब वहां से जाने के बाद इस मुद्दे पर गहरे विचार करते हैं कि कैसे इन पुलिस वालों को रंगे हाथ पकड़ा जाए। उन्होंने मन में एक योजना बनाई और उसी पर काम करने का निर्णय लिया। दूसरी ओर पुलिस वालों को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उनकी बातचीत एसपी साहब तक पहुंच चुकी है और एसपी साहब इस मामले को गुप्त रखते हुए अपने तरीके से काम कर रहे थे। जब साहब से मिलने के लिए पुलिस वाले गए थे तो उस मुलाकात के दौरान उन्होंने यह फैसला किया था कि इस मामले की जड़ तक जाना ज़रूरी है और इसके लिए पूरी प्रक्रिया को गुप्त रखना अहम है। इसी सोच के साथ वह चुपके चुपके मामले को आगे बढ़ाने का मन बना लेते हैं। कुछ दिन बाद पुलिस वाले फिर से एक गाड़ी को रोकते हैं जो सड़क पर चलने के लायक नहीं थी। गाड़ी की हालत काफ़ी ख़राब थी। जैसे ही पुलिस ने गाड़ी को रोका, उसमें बैठा व्यक्ति साधारण कपड़े पहने हुए था। उस व्यक्ति का हुलिया कुछ इस प्रकार था, उसकी लंबी दाढ़ी और मूछें थी, साथ ही उसने माथे पर कपड़ा भी बांध रखा था। पुलिस वाले गाड़ी के पास पहुंचे और उसे देखकर कहने लगे, यह गाड़ी तो सड़क पर चलने के लायक नहीं है, इसे तो जब्त करना ही पड़ेगा। गाड़ी में बैठा व्यक्ति जल्दी से बाहर आता है और पुलिस वालों से हाथ जोड़कर विनती करने लगता है, साहब यह गाड़ी मेरे पिताजी की याद है, कृपया इसे जब्त मत कीजिए। जितने भी पैसे चाहिए मैं दे दूंगा,
बस इस गाड़ी को जाने दीजिए, मैं अब से इस गाड़ी को सड़क पर नहीं लाऊंगा। इस पर पुलिस वाले जवाब देते हैं, अगर तुम्हें इस गाड़ी को छुड़वाना है तो इसके लिए तुम्हें काफ़ी पैसे देने होंगे। पुलिस वाले उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें लगभग 2000 रुपये देने होंगे, तब जाकर तुम्हारी गाड़ी छोड़ी जाएगी। यह सुनकर गाड़ी वाला परेशान हो जाता है और कहता है, साहब यह बहुत ज़्यादा है, मैं इतना पैसा नहीं दे सकता। आप ऐसा करें, मुझे आज जाने दीजिए, फिर मैं अपनी गाड़ी को घर पर ही रख लूँगा और इस सिर्फ यादगार के रूप में संभाल कर रखूँगा। पुलिस वाले उसे जवाब देते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारी गाड़ी अब पकड़ी जा चुकी है और अब इसे ज़ब्त करना ही पड़ेगा। गाड़ी वाला फिर से विनती करता है, साहब ऐसा मत कीजिए, कृपया थोड़ा पैसा कम कर दीजिए। अगर आप पैसे कम कर देंगे तो मैं आपको जितने भी पैसे कहेंगे उतने दे दूंगा, बस मुझे अपनी गाड़ी ले जाने दीजिए। अब पुलिस वाला रकम को घटाकर 1000 रुपये कर देता है। गाड़ी वाला मान जाता है और अपनी जेब से 1000 रुपये निकाल कर पुलिस वाले को दे देता है। पुलिस वाला उन पैसों को चुपचाप अपनी जेब में डाल लेता है और कहता है, चुपचाप निकल जाओ, किसी को कुछ नहीं बताना। इतने में अचानक 2-3 गाड़ियां आती है जिनमें एक विशेष टीम बैठी होती है जो रिश्वतखोर पुलिस वालों को पकड़ने का काम करती है। वह एक केमिकल से भरा हुआ डिब्बा लेकर आए थे। जैसे ही वह पहुंचे, उन्होंने उस पुलिस वाले के उसी हाथ को जिससे उसने रिश्वत ली थी उस केमिकल में डुबो दिया। जैसे ही हाथ उस केमिकल में डुबोते हैं, उसका रंग बदल जाता है और पुलिस वाले के हाथ पर रंग लग जाता है। इस प्रकार वह पुलिस वाला रंगे हाथ पकड़ लिया जाता है। इस घटना के बाद पूरे पुलिस थाने में हड़कंप मच जाता है। एसपी साहब ने अपनी शर्ट के बटन में कैमरा लगा रखा था जिसकी लाइव रिकॉर्डिंग वो लोग देख रहे थे जो रिश्वतखोरी को रोकने का काम करते थे। जैसे ही उन्हें यह दिखा कि पुलिस वाले ने रिश्वत ली है, वह तुरंत वहां पहुंचे और पुलिस वाले को रंगे हाथ पकड़ लिया। पुलिस वाले को रंगे हाथ पकड़ने के बाद एसपी साहब अपनी दाढ़ी हटा देते हैं और उन लोगों से कहते हैं, जज साहब यहाँ से गए थे और उन्होंने मुझे इस बारे में बताया था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं सोच रहा था कि शायद किसी से गलती हो गई हो, लेकिन आज जब तुम्हें रंगे हाथ पकड़ा तो मुझे तुम जैसे लोगों को देखकर घिन आ रही है। मुझे तुम पर बहुत अफसोस है, तुम लोग सरकारी पैसों को इस तरह से हड़पते हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आम आदमी 5000 कहाँ से लाएगा और तुम्हारी जेब भरने के लिए उसे क्या क्या करना पड़ता है। एसपी साहब की यह बात पूरे शहर में फैल जाती है। जज साहब के कहने पर उन्होंने यह कदम उठाया था और सब लोग अब एसपी साहब और जज साहब की ईमानदारी की तारीफ करने लगते हैं। इस घटना के बाद लोगों का पुलिस पर विश्वास और बढ़ गया और वे सभी नियमों का पालन करते हुए गाड़ियों को चलाने में सतर्क हो गए। दोस्तों, यह कहानी इस बात को दर्शाती है कि एक ईमानदारी पुलिस अधिकारी और न्यायप्रिय जज के बीच सही कदम उठाने से व्यवस्था में सुधार आ सकता है। अब ऐसे लोग अपने काम को सही तरीके से करते हैं तो समाज में विश्वास बढ़ता है और लोग भी कानून का पालन करने में सचेत रहते हैं। आप क्या सोचते हैं एसपी साहब और जज साहब के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हम आपको ऐसे और अच्छे वीडियो और कहानियाँ सुनाते रहें। इन कहानियों का उद्देश्य किसी को परेशानी में डालना नहीं है, बल्कि यह आपको कुछ सिखाने और जीवन में लागू करने के लिए है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।